हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। यानी कि नागरिकता होती क्या है। आपको पता है किसी भी देश में रहने के लिए सबसे पहले उसकी नागरिकता लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास नागरिकता नहीं रहेगी, सिटीजनशिप नहीं रहेगी, तो जब तक उस देश के हम नागरिक नहीं कहलाए जाएंगे। और आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि वो जो नागरिकता है किस तरीके से मिलती है, जन्म के द्वारा मिलती है, वंशानुगत के आधार पर मिलती है, तो उन सब के बारे में आज डिटेल करेंगे। देखिए, ये एक नागरिकता जो है एक ऐसा कंसेप्ट है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना व्यक्ति का मतलब किसी भी कंट्री में रहना इम्पॉसिबल है। मतलब उस व्यक्ति को वहां का रहने नहीं दिया जाएगा सरकार के द्वारा, या किसी कारण से उसको वहां से हटा दिया जाएगा। और इस नागरिकता में उसको वोट डालने का अधिकार हो रहा है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है, उसको वोटिंग लिस्ट में नाम हो। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंट्री के अंदर रहने के लिए वहां की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले वही बात है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य है जो वो बिल्कुल बदल देंगी। यानी कि इसे कहने का मतलब है कि जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दीजिए और अच्छी आदतों को अपनाइए, और उसी आधार पर आप लोग मेहनत कीजिए तो आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, इसके जो नागरिकता है इसके अंदर टॉपिक आज कवर करेंगे। मैं आर्टिकल्स के बारे में करेंगे 5 से लेकर 11 के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, सिटीजनशिप एक्ट 1955, एक्विजिशन ऑफ सिटीजन किस तरीके से ली जा सकती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप किस तरीके से सिटीजनशिप जो खत्म हो सकती है, और सिंगल सिटीजन नागरिकता। देखिए, जो नागरिकता का जो कंसेप्ट है आपको पता है, आपके इसे पॉलिटी में जो पार्ट सेकंड में दे रखा है, यानी कि संविधान के पार्ट सेकंड में 5 से लेकर के 11 के बीच में इसमें आर्टिकल में बता रखा है। जैसे कि, और आपको जैसे मैंने लास्ट टॉपिक जो बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज वाला बताया था, उसको आर्टिकल 4A में डाल रखा था। और आपका फंडामेंटल राइट्स को बता रखा था, वो पार्ट 3 में डाल रखा था, डीपीएसपी को पार्ट 4 में डाल रखा था। तो इसी आधार पर ये सारे के सारे डाले गए थे। तो ये सारे के सारे, तो प्लीज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि पीछे का जो रिवीजन है वो करते हुए चलिएगा, साथ के साथ वीडियोज आ रखे हैं उनको देखते हुए चलिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप अपने व्यूज या कमेंट है वो हम लोगों को, आप लोग जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर आप लोग भेज सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 1947। इसमें एक बिफोर की बात करते हैं और आफ्टर की बात करते हैं। आपको पता है 1947 से पहले भारत की जो स्थिति हुई ये थी, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन एक था, यानी कि पाकिस्तान जो है वो एक भारत का ही पार्ट था, इसी में शामिल किया गया था। परंतु 1947 में जब पाकिस्तान है भारत से अलग हुआ तो हमारे भारत की स्थिति ये हो गई थी। मतलब स्थिति क्या है, जो भारत का जो मैप है वो आज इस तरीके में, प्रेजेंट में इस तरीके का दिखाई देता, मतलब पहले इस तरीके का था और आज इस तरीके का। तो वहीं से उसी आधार पर यहाँ से जो है नागरिकता का कंसेप्ट जो वो उठा था कि किस हिसाब की नागरिकता है मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा दोनों देश हैं, अलग अलग डोमिनियन बन चुका है, एक तरफ भारत है और दूसरा तरफ पाकिस्तान है। मतलब अब किसी भी देश में अगर एक नागरिक को दूसरे नागरिक देश में जाना है, एक व्यक्ति को, तो वहां पर वो एज अ विदेशी, एज अ एलियन की तरफ जाएगा, न कि वहां का नागरिक कहला जाएगा। अगर कोई भारत का व्यक्ति पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान का व्यक्ति अगर भारत आता है, तो वो दोनों को अपने पासपोर्ट वीजाज वगैरह लेके आने पड़ेंगे उस आधार पर। तो वो उस देश के अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो मतलब इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है, तो वहां पर वो नागरिकता नहीं काउंट की जा सकती, वहां पर वो एक विदेशी के तौर पर कहलाएगा। परंतु 1947 से पहले ये जो पूरा एक एरिया था जिसमें उसमें कोई नागरिकता वाला कंसेप्ट जो था नहीं था, उसमें व्यक्ति को इधर उधर कहीं भी आने जाने घूमने फिरने की जो थी वो आजादी थी। देखिए, सिटीजनशिप, सबसे पहले आप लोग बताऊंगा कि संविधान में देखिए आपके जो नागरिकता है उसकी कहीं भी कोई भी डेफिनेशन, संविधान के अंदर कहीं भी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। और मतलब ये कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति जो उस देश के अंदर रहता है वही नागरिक कहलाया जाता है, यानी कि उसको जो वहां के अधिकार दिए गए, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो चाहे वो सिविल राइट्स हो, वो सारे के सारे अधिकार। अब देखिए, किसी व्यक्ति को रहने के लिए कि इंडिया में दो तरीके के पीपल्स होते हैं, एक है सिटीजन और दूसरा है एलियंस, यानी कि नागरिक या फिर विदेशी। जो उसको वो कहा गया है नागरिक कहा गया है, या फिर दूसरे व्यक्ति हैं वो जो एलियंस, और एलियंस में इधर आते हैं आपके विदेशी जो घूमने फिरने के लिए आते हैं। और नागरिक होते हैं इसमें, नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसको आपकी तरफ से कोई भी सामाजिक या राजनीतिक जो अधिकार है वो प्रोवाइड करे।
परंतु ये वाले अधिकार जो है वो एलियंस को यानी कि विदेशियों को प्रोवाइड नहीं किए जाते। अब देखिए, मान लीजिए अंग्रेज आते हैं या अमेरिका से आते हैं, भारत में आते हैं, और हमारे भारत के अंदर अगर मान लीजिए इलेक्शन चल रहे हो, क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्या हमारी तरफ से कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकलती है, क्या उसमें स्कीम में उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो वो सारे के सारे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार इन विदेशियों को नहीं दिया जाता। इसके ये वाले सारे अधिकार जो दिया जाता है वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, जो कि वही व्यक्ति जो वहां का नागरिक है उसी को काउंट किया जाता है। और अगर दूसरी लेन में बात करें तो इसको एलियंस की जगह इसको पर्सन भी कह दिया जाता है, कि पर्सन जो होता है वो व्यक्ति के आधार पर, मतलब इसको व्यक्ति भी कहा जाता है, पर्सन भी कहा जा सकता है। तो उसमें अब देखिए, इसमें जो सिटीजन्स हैं इसमें फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के, जिसमें इनको सिविल और पॉलिटिकल दोनों प्रकार के अधिकार है जो दिए, और इन्हीं अधिकारों के आधार पर वो अपने जो अधिकार है, मतलब ये अधिकार दिए गए, इन्हीं के आधार पर वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण करता है या वहाँ का नागरिक वो कहलाया जाता है। और इस आधार पर जो देखिए एलियंस हैं, इसमें जो नागरिक हैं वो स्टेट को इनमें 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। मतलब कि जैसे कहते हैं कि टू कैटेगरीज में, जैसे इसमें ये देखा गया है कि कुछ, जो आपको पता है कि हमारे देश के कुछ दोस्त विदेशी भी हैं और कुछ हमारे शत्रु भी हैं। और जो शत्रु हैं उनको अलग माना गया था, मतलब जो दोस्त हैं हमारे उनको विदेशी मित्र माना गया, और जो विदेशी शत्रु हैं उनको अलग माना गया। तो यहाँ पर जो है विदेशी हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, कि जैसे पहला कहा जाए कि ये फ्रेंडली एलियंस है, यानी कि विदेशी मित्र होते हैं जिनके भारत के साथ जो है वो सकारात्मक रिलेशन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। और दूसरे नकारात्मक या विदेशी शत्रु होते हैं जिनका भारत के साथ कोई किसी प्रकार का युद्ध चल रहा हो। तो ये सारे के सारे इसमें दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के साथ भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी, हमें चाइना के साथ भी हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो इस आधार पर ही हमारे विदेशी मित्र ना होकर हमारे विदेशी शत्रु काउंट किए जाते हैं। और आपको पता है भारत के जैसे और कंट्रीज का रिलेशन है, चाहे वो रशिया के साथ है, चाहे इजराइल के साथ है, चाहे आपके अमेरिका के साथ है, तो उसमें ये हमारे विदेशी मित्र कहे जाते हैं, जहाँ पर हम घूम सकते हैं या फिर जा सकते हैं, परंतु वही घूमने के लिए हम विदेशी लेंगे और हमारा पासपोर्ट वीजा की हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दोस्त है तो चल भाई आ जा, तू घूम जा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बंदे तुम आ गए, 2 हमारी तरफ से आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस आधार पर ये कहते हैं कि विदेशी शत्रु होते हैं जिनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो, और आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशन है वो कुछ ना कुछ बिगड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ भी या चाइना के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेके और उनको ले कहीं ना कहीं विवाद है जो उत्पन्न होते ही रहते हैं। आगे देखिए, इसमें ये जो बात करता है आर्टिकल 22 के बारे में बात करता है, ये यानी कि उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं, विदेश शत्रु जो होते हैं उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। और देखिए आज जैसा कि मैंने आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे उसके बारे में ये आर्टिकल 22 के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में दिया था। देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति जो गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई मंशा रखता हो, दूसरे कंट्री में जाता है उसको तबाह करने की रखता है, या उसमें किसी प्रकार का अटैक करने की बात करता है, तो वो सारे के सारे नजरबंद तरीके से या गिरफ्तारी के आधार पर संरक्षित नहीं होते। आगे देखिएगा, ये जो हमारा संविधान है वो उसमें जो इसके राइट्स हैं, अधिकार हैं और जो इसके प्रिविलेज हैं, इन विशेष अधिकारों को प्रदान करता है। और ये वाले जो अधिकार दिए गए हैं सारे के सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, एलियंस को यानी कि विदेशियों को नहीं दिए गए। अब जैसा कि पहला करते हैं कि किसी व्यक्ति से, आर्टिकल 15 में बताया, किसी व्यक्ति से किसी भी धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फिर दूसरा था आर्टिकल 16 की, मतलब कोई भी पब्लिक अपॉर्चुनिटी होगी उसमें किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 19 कहता है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को बोलने चालने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन है यानी कि असेंबली है, एसोसिएशन संघ है, मूवमेंट है, घूमने फिरने का है, रेजिडेंस है, रहने का या प्रोफेशन है, वो मतलब ये सारे के सारे उसको अधिकार हैं जो वो प्रोवाइड करवाएगा। 6 तरीके के अधिकार जो आते हैं इसके अंदर वो प्रोवाइड करवाएगा आर्टिकल 19 के तहत। और नेक्स्ट आता है कि कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 एंड 30 कहता है कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में इन लोगों को बताया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो ये सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है किसी भी लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार है या मतदान का अधिकार है। फिर नेक्स्ट आता है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है।
फिर नेक्स्ट आता है कि कुछ पर्सन मतलब जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि सार्वजनिक पदों पर जो योग्यता रखते हैं, कि जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट्स। ये जो होता है एजीआई एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है सेंटर का, और ये होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो कि प्रत्येक स्टेट का होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक इनको दोनों की, एक को एजीआई कहा जाता है और एक को एजीएस कहा जाता है, ऊपर वाला सेंटर के लिए, नीचे वाला स्टेट के लिए। तो ये सारे के सारे जो दिए गए हैं वो ओनली ऑन सिटीजन्स को दिए गए हैं, ना कि ये दिए गए हैं आपके एलियंस को, यानी कि विदेशियों को नहीं दिए गए। तो ये अधिकार चाहे वो सिविल राइट्स हो चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, ये सारे के सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्रोवाइड किए गए। फिर दूसरा आता है कि नेक्स्ट आता है कि जो अगर जब इनको ये अधिकार दिए गए, नागरिकता प्राप्त की गई है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का, नागरिकों का या भारत के प्रति इनका भी कुछ अधिकार होते हैं। अधिकार का मतलब इनके, सॉरी अधिकार कह रहा हूँ कि इनके भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका उन्हें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर है पेइंग टैक्स पे करना, राष्ट्र ध्वज की रक्षा करना, नेशनल एंथम की रक्षा करना, और कंट्री को डिफेंड करना, देश की रक्षा करना। तो ये सारे के सारे मतलब ये है कि भारत में ये सारे के सारे जो प्रोवाइड किए गए हैं कि इसमें जो सिटीजन है बाय बर्थ है, एज वेल मतलब भारत के अंदर जो नागरिकता है, वो जो नागरिकता मिले वो नेचुरलाइज सिटीजन या फिर आपकी बाय बर्थ के आधार पर मिलती है, यानी कि वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पद के लिए भी चुना जा सकता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर ही राष्ट्रपति चुना जाता है। अब देखिए यहाँ पर यह बात करी गई है कि कोई एक व्यक्ति मान लीजिए भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो और वो पोस्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता था, तो उसके आधार पर दो जन्म दे चीजें देखी जाएंगी। उसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, या फिर दूसरा आपका प्राकृतिक रूप से वो अगर जन्मा है, प्राकृतिक रूप से अगर उसका जन्म हुआ है तो वो इलेक्शन का अधिकार, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन का जो वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसको ये अधिकार दिए गए। परंतु यूएसए में इसका ऑपोजिट है। यूएसए में कहता है कि सिर्फ और सिर्फ केवल जन्म से ही नागरिक हो व्यक्ति, उसी आधार पर वहां का प्रेसिडेंट है जो वो राष्ट्रपति जो वो बन सकता है, और आधार पर नहीं बन सकता। तो हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाए गए हैं, नॉट एलियंस को, यानी कि विदेशियों को प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। आगे देखिएगा, इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात करता है, जैसे कि अभी आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसमें पूरी तरीके से, कि जैसे कि पहला ये है सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर जिसमें ये कहा रखा है कि आपके जो क्या कहते हैं संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता थी वो थी, क्योंकि जब संविधान बना था उसके आधार पर। फिर छठा है द राइट ऑफ सिटीजन 13% माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कुछ ऐसे लोग जो नागरिकता जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में परिवर्तन किया था, फिर नेक्स्ट पाकिस्तान से भारत में परिवर्तन किया, पाकिस्तान का तो वो अधिकार थे। फिर उसके बाद है आपका भारतीय मूल के वैसे अधिकार, जो अधिकार नागरिकों के विकास के लिए मतलब भारत के बाहर विकास कर रहे हैं, वो सारे के सारे। फिर आर्टिकल 9 कहता है कि वो व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा के अपनी इच्छा के अनुसार नागरिकता ले ली हो दूसरे देश की। फिर नेक्स्ट कहता है कि नागरिकों अधिकारों को जो कंटिन्यूएशन निरंतरता है वो बढ़ रही है। फिर यह कानून द्वारा मतलब संसद द्वारा कानून बनाने के आधार पर इनको प्रोवाइड, तो इनको आगे एक्सप्लेन में हम देखेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जब संवैधानिक उपबंध हुआ था, कहा गया था जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का है जो इसको डील करता है। और इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई किसी प्रकार का मतलब इसमें कहता है कि इसके संबंध में सभी जो है वो स्थायी हैं, और जितने भी वो आपको अधिकार दिए गए हैं वो सारे के सारे विस्तृत रूप में प्रोवाइड किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो नागरिकता के प्राप्त कर गए कि मतलब ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जिनके आधार पर मतलब कि जिन लोगों ने मतलब 26 जनवरी 1950 का भारत के समय जो है वो नागरिक बने थे, इनमें ना तो उनके अधिग्रहण और ना ही नागरिकता के हानि की चर्चा की गई। सिर्फ और सिर्फ ये बात की गई थी कि जिन्होंने सिर्फ उन लोग पहचान की थी कि जो संविधान के लागू होने समय भारत में मौजूद थे, तो उन्हीं को भी नागरिकता प्रोवाइड कर। तो इसी आधार पर इन चीजों को जो है वो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, और 4 कैटेगरी आधार बताया गया कि किस व्यक्ति प्रकार से जो व्यक्ति है उसको नागरिकता प्रोवाइड की गई है।
सबसे पहले देखिए इसमें कहा गया है कि एक पर्सन है जिसपे डोमिसाइल का, भारत का जो डोमिसाइल है वो होना जरूरी है, उसके आधार पर या फिर इन जो 3 कंडीशन दे रखे उनमें से किसी भी एक को फुलफिल करता है तो वो कर सकता है। अगर उसका भारत में जन्म हुआ हो या उसके पेरेंट्स का, माता पिता में किसी में से भी उसका मतलब किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या आपके संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तो इन सभी आधारों पर उसको भारत की जो नागरिकता वो मिल सकती है। अगर इन 3 चीजों में से किसी भी एक चीज में वो है तो वो रह सकता है। अगर इन 3 चीजों में कोई भी एक चीज अगर उसके पास नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो उस आधार पर उसको भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा, उसको भारत की जो नागरिकता प्रोवाइड हम लोग नहीं करा सकते। नेक्स्ट आता है कि जो मतलब वे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत आए, यानी कि हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम दी पाकिस्तान, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए और बाद में आकर क्या हुआ ना भारतीय नागरिक बनना चाहे। और उसमें ये कहते हैं कि यदि उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि माता पिता या उसके दादा दादी में जो भी अविभाजित भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान जो थे वो इंडिया प्लस पाकिस्तान यानी कि इंडिया पाकिस्तान जो एक थे वो उस समय थे, उस आधार पर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति हो अगर भारत में पैदा हुआ हो या निम्न 2 में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो या तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। या फिर कहता है कि वो यदि कोई 19 जुलाई 1948 से पहले, ये काट दीजिएगा ये गलती से लिख गया, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि में भारत में निवास कर रहा हो तो उस आधार पर हो सकता है। या फिर वो कहता है कि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में भारत में प्रवसन किया हो और या फिर अपने आप को उसके बाद में रजिस्टर्ड करवाया हो, या ऐसे व्यक्तियों को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक निवास जो है वो आवश्यकता है, जो कि आर्टिकल हमारा 6 बताता है। कहने का मतलब इनमें से किसी भी अगर एक शर्त को वो फुलफिल करता है तो उस आधार पर उसको वहां की नागरिकता दी जा सकती है, अन्यथा उसको नागरिकता वहां के प्रोवाइड नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भारत का डिवाइडेशन डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान एक, तो चाहे उसमें चाहे उसके पेरेंट्स है चाहे ग्रैंड पेरेंट्स है कोई भी रुक रहा हो, और आपको पता है बिफोर 1948 की बात करता है और अपना जो संविधान था वो 1950 को लागू हुआ था, तो उस आधार पर ये कहता है कि जिसमें लास्ट वाली स्लाइड में जैसे बताया गया था आप लोगों को कि यहाँ पर बात करें कि 26 जनवरी 1950 में या उसके 5 वर्ष पहले तक मतलब रह रहा, तो उस आधार पर भी उसको शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि वो पर्सन जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में या सॉरी भारत से पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गए थे लेकिन फिर उसके बाद भारत में पुनर्वास के लिए रीसेटलमेंट के लिए वापस लौट आया, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसको पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। मतलब जिसने भी अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके आधार पर उसको 6 माह जो रजिस्ट्रेशन करवाता तो उस आधार पर उसको 6 महीने तक है जो वो रहना पड़ेगा, और 6 महीने तक अगर वो रहता है तो उस आधार पर उसको नागरिकता प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति चाहे उसके पेरेंट्स हैं चाहे दादा दादी हैं उनमें से मतलब अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है, यानी कि वो पंजीकरण के आधार पर उसको नागरिकता है जो वो मिल सकती है। इस आधार बताया गया है कि जैसे आर्टिकल 8 कहता है कि अगर वो रजिस्टर्ड करता है इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपके पार्षद प्रतिनिधि या पंजीकरण कूटनीति के आधार पर अगर वो आवेदन करता है तो उसको नागरिकता वो ग्रहण कर सकता है। तो इस आधार पर अगर कहते हैं कि इन सभी आधार पर अगर बात करते हैं इन सभी को बात करते हैं तो इनके सभी के आधार पर उन व्यक्तियों को जो नागरिकता प्रोवाइड की जा सकती है। इनमें जो डेट दे रखी है आप लोगों को डेट याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि इस तरीके से, पहले बस इतना याद रखना कि उनमें से कोई भी रह रहा हो या आपके संविधान लागू हो उससे पहले 5 वर्ष का जो केस दिया गया था तो उसके आधार पर आप लोगों को ये देख लेना है। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी गई जो नागरिकों की चर्चा करती हैं, जैसे पर्सन शुड डोमिसाइल्ड नहीं है उसको जो भारत का है वो डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र उसका मूल निवासी होना चाहिए, या फिर आपका पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। नेक्स्ट आता है कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हो लेकिन बाद में भारत में लौट आया हो, या भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो। तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं इसके अंदर डाले गए हैं। नेक्स्ट आता है कुछ इसके अलावा भी कुछ अदर प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं जिनके आधार पर भी हम बात करते हैं,
वो ये कहता है कि वो व्यक्ति भारत का 9% सेल बी नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वह पर्सन भारत का नागरिक नहीं होगा जिसने अपनी इच्छा के अनुसार यानी कि अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया। और आपको पता है भारत के अंदर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करें यानी कि एकल नागरिकता की बात करें, जिसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से तो लिया गया है। तो उस आधार पर ये कहता है कि सिर्फ और भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, तो उस आधार पर हम डबल कंसेप्ट को मतलब डुअल सिटीजनशिप को नहीं अपना सकते। अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको दूसरे देश की नागरिकता है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो यानी कि सिर्फ भारत के अंदर सिर्फ एकल नागरिकता की ही बात करता है। नेक्स्ट आता है, ये कहता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि वो पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि संसद द्वारा इस किसी भी प्रकार के जो विधि का निर्माण अगर करता है तो उस आधार पर भी हम लोग उसको नागरिकता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में मतलब उस विषय के संबंध में कानून बना सकती है। अगर वो नया कानून बनाती है, किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाती है, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे कि उनको नागरिकता है जो दे देता है, तो उस आधार पर इनको ये पार्लियामेंट को, संसद को अधिकार दिया गया है कोई भी नियम, रूल, रेगुलेशन मतलब लॉ है जो नियम कानून है वो बना सकती है नागरिकता के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। और देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 ये है कि मतलब जो आपका संविधान लागू हुआ था उसके बाद जो नागरिकता की समाप्ति थी नागरिकता की प्राप्ति थी या उसकी समाप्ति है, इनके बाद में ये उपबंध की बात करता था। और इस जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर 8 बार अमेंडमेंट हुए थे, परंतु आपकी जो पुरानी वाली बुक है उसके अंदर इसकी जगह 8 टाइम्स की जगह उसमें 4 टाइम्स दे रखा है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें नए के साथ में आपका 8 टाइम्स दे रखा है कि किस तरीके से हुए थे। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957 हुआ था, फिर दूसरा होता था रिपीलिंग, तीसरा होता था सिटीजनशिप, फिर चौथा हुआ था 86 में, फिर पांचवा होता 1992 में, छठा हुआ 2003 में, इसको रिपीलिंग बोला जाता था, और नेक्स्ट हुआ था 2005 में, और उसके बाद 2015 में। तो ये सारे के सारे जो एक्ट थे वो इनको शामिल किया गया था। और देखिए जो इस एक्ट में जैसे कॉमनवेल्थ जो सिटीजन था उसको रिपील्ड किया गया था, जैसे कि अभी मैंने बताया था आर्टिकल 203 के तहत। आगे देखिए एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि ये कहता है कि एक्विजिशन करते हैं हम सिटीजनशिप की, यानी कि नागरिकता का जो हम प्राप्ति करते हैं या उसको अर्जित करते हैं तो किस आधार पर हम उसको अर्जित करते हैं। तो उस आधार पर हम बात करते तो 5 प्रकार से हम नागरिकता को जो वो अधिकार मतलब अर्जित करते हैं, यानी कि उसको कैसे कैसे, यानी कि सबसे पहला आता है बाय बर्थ के द्वारा, दूसरा आता है बाय डिसेंट यानी कि आपके वंशानुगत के आधार पर, तीसरा आता है रजिस्ट्रेशन के तौर पंजीकरण के आधार पर, चौथा आता है नेचुरलाइजेशन के आधार पर, प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और पांचवा आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह है उसको अगर हम अपने एरिया में उसको शामिल किया गया है तो वहां पर उस आधार पर भी हम उसको नागरिकता दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य मतलब किसी भी एक देश के एक कंट्री पे लड़ाई होती है और उसका एक पोर्शन हमारे पास आता है, हम उसको अधिकृत कर लेते हैं तो उस आधार पर वहां के लोगों को हम अपनी नागरिकता दे सकते हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले बाय बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर किस तरीके से आधार पर इसको दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कहा है कि कोई भी एक व्यक्ति जो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा हो तो सॉरी इसको 47 कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपके जल्दी के चक्कर जल्दी क्या है मतलब डेट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, सॉरी इस चीज के लिए। तो इसको 47 कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को 47 ताकि आप लोगों को ये याद रहे, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसको देख लीजिएगा, ये 47 की बात कर रहा है। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि एक मतलब भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद या परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जो जन्मा कोई भी व्यक्ति है तो अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के आधार पर भी मतलब वो भारत का जो है वो नागरिक बन सकता है। तो भारत का नागरिक बन सकता है तो उस आधार पर भी हम उसको शामिल कर सकते हैं।
अब देखिए इसमें जैसे कि बताया गया है कि हम उस आधार पर उसको शामिल करेंगे कि क्या कहते हैं उसे, कि वो जब भी माना जाएगा यानी कि उनमें से जन्म के आधार पर उनमें से किसी भी उसका भी जो माता पिता उनमें से कोई भी एक पर्सन है वो भारत में जन्मा हो। देखिए यहाँ पर भी 47, सॉरी गाइस इस चीज के लिए थोड़ा सा, तो हम बात कर रहे थे कि इनमें से कोई भी अगर एक बात करता है यानी कि पेरेंट्स में थे, माता या पिता में से कोई सी भी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ तो उस आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, यानी कि नागरिकता देने के आधार पर हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। 3 जनवरी की बात करते हैं, यदि इन सभी के अलावा अगर उसका जन्म जो है किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बार हुआ, क्योंकि आपको पता है 2003 में रिपील्ड किया गया था, तो उस आधार पर वो कहता है कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर उसका भारत में जन्म हुआ हो तो उसी दशा में वो भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके माता पिता दोनों में से उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या माता या पिता में से उस समय एक भारत का नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो उस आधार पर भी हम उस पर्सन को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। 2004 का कंसेप्ट इस बार डाला गया था क्योंकि आपको जैसे कि यहाँ बताया गया है, मैंने बताया था आपको कि 2003 में जो है वो रिपील्ड किया गया था, थोड़ा चेंज किया गया था, इस आधार पर इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर। अब वंश के आधार पर यानी कि कहते हैं कि पीछे का हमारा जो वंश है वो चला हुआ आ रहा है, उस आधार पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करता है कि कोई भी एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, और बार बार ये 26 जनवरी 1950 के डेट इस वजह से लेगी क्योंकि आपको पता है इस दिन हमारा संविधान बना था, नहीं इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और संविधान बनाने की जो डेट थी वो थी 26, जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। भूलना नहीं है दोनों डेट, इन डेटों में प्लीज कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्योंकि जो डेट है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा बनकर तैयार हुआ था और हमने अडेप्ट करा था, तो इसको नेट कर लिया था 26 जनवरी 1950 को। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ या उसके बाद हुआ हो, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो वह वंश के आधार पर भारत का जो है वो नागरिक बन सकता है। और या फिर उसके जो पेरेंट्स है, जन्म के समय उसका जो पिता है वो भारत का नागरिक हो, तो उस आधार पर भी उसको जो नागरिकता है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। यदि 10 दिसंबर 1992 के आधार पर अगर बात करें तो उसमें से यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो वह तब भी भारत का नागरिक बन सकता है, ये जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो। और यहाँ पर भी देखिए वही 2004 वाला जो कंसेप्ट है वही बात आ गई, क्योंकि हमारे 2003 में हमने रिपील करा, तो 2004 के इससे पहले जो है वो जन्म लिया हो यानी कि भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस है, वो देखिएगा कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि यदि उसके जो जन्म है वो 1 वर्ष के अंदर हुआ हो, भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना कराया गया हो, तो उस आधार पर हम उसको नागरिकता नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों को एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि हाँ इसका जो जन्म है वो इस आधार पर हो था, या फिर हम कहते हैं कि केंद्र सरकार की सहमति से उस अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो तो उस आधार पर हम उसको शामिल नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर उसके पास किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं है या अनदर कंट्री का, तो उस आधार पर हम उसको शामिल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये सारी जगह एविडेंस है उनको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है वंश के आधार पर, तो हम उस आधार पर उसको शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण द्वारा। और ये पंजीकरण द्वारा जो होता है ये केवल भारत सरकार के द्वारा ही रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर ही कहते हैं किसी व्यक्ति को नागरिकता भारत के नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकती है, अगर वो अप्रूव कर देती है तो उस आधार पर। और उस आधार पर जब अप्रूव करती है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उनको फुलफिल करने के लिए उसको कुछ बातें दी गई है। देखिए जैसे सबसे पहले बात कर रहा है कि कोई भी एक पर्सन है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है इंडिया का, यानी कि भारतीय मूल का कोई भी एक व्यक्ति है जो नागरिकता कहते हैं नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पहले, यानी कि जैसे उसने आवेदन दिया और आवेदन देने से पहले मतलब 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। जैसे कि अब चल रहा है आपका, मान लीजिए 2018 चल रहा है
और वो इस समय आवेदन दे रहा है, 2018 चल रहा है, और वो इस समय आवेदन दे रहा है, और आवेदन देने के मतलब आवेदन दे रहा है, तो आपसे आवेदन देने से 7 साल पहले यानी कि 2011 तक की बात करें तो वहां जब से लेकर वो अब तक है, जो उस आधार पर वो भारत में रह होगा तो उस आधार पर उसको नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा कहता है कि अगर वो पर्सन अविभाजित भारत यानी कि अनडिवाइडेड जो इंडिया है उसके बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उस आधार पर दी जा सकती है। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहते हैं कि आपका माइनर चिल्ड्रन यानी कि उसके जो नाबालिग बच्चे हैं, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं, उनको दी जा सकती है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसने अपने आप को मतलब पूरी एज पर प्राप्त कर ली हो, यानी पंजीकरण के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति पूरी आयु या क्षमता का हो तो उसके आधार पर भी दे सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो दिया गया है कि भारत का जो नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से पूर्व भारत में 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उस आधार पर इसको भी शामिल किया जा सकता है। अब देखिए इसमें कई जगह ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन वाला है, इसमें कई जगह होती है कि इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसने अपनी पूरी आयु या क्षमता के आधार पर जो है वो मतलब क्षमता के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई करा है, यानी कि वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उस आधार पर भी उसको पंजीकरण द्वारा उसको नागरिकता दी जा सकती है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको इस प्रकार माना जा सकता है कि उसने मतलब आवेदन करने से भारत में 8 वर्ष पूर्व से रह रहा है, यानी कि 7 वर्ष तो ये हो गए और 1 वर्ष वो रजिस्ट्रेशन वाला हो गया, यानी कि टोटल मिला के कितने वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए। तो इस आधार पर भी देगा, जैसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि वो पंजीकरण का इस प्रकार से आवेदन देने से 12 महीने से पूर्व भारत में रह रहा हो, यानी कि आवेदन दिया उसे 12 महीने से पूर्व भारत में रह रहा हो, और दूसरा वो 8 वर्ष से पूर्व रह रहा हो या इस प्रकार का आवेदन देने से ठीक पहले में कम से कम 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो यानी कि 7 + 1 8 वर्ष का जो कंसेप्ट है उसको शामिल करके बताया गया। नेक्स्ट आता है नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपके जो क्या कहते हैं उसे प्राकृतिक आधार पर प्राकृतिक रूप से उसको किस प्रकार से शामिल किया गया है। अब प्राकृतिक रूप की बात करते हैं तो ये कहता है कि केंद्र सरकार जो आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवा सकता है कि नॉट बीन इलीगल माइग्रेंट, यानी कि वो एक किसी प्रकार से आप्रवासी ना हो तो उस आधार पर वो दे सकता है। जैसे कहता है कि उसका यदि ऐसे देश से संबंधित नहीं है, यदि ऐसे देश से वो संबंधित नहीं है, इफ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, यानी कि ऐसे किसी देश से संबंधित नहीं है जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते तो उस देश के आधार पर हम लोग नहीं दे सकते हैं। या फिर दूसरा कंसेप्ट कहता है कि मतलब कोई भी कंट्री है, अगर वो किसी कंट्री का जैसे नागरिक है और उसको अंडरटेक कर लिया जाता है रिनाउंस द्वारा सिटीजनशिप के, यानी कि देश का नागरिक और भारतीय नागरिक ने अपने आवेदन की जो स्वीकृति है उस देश की नागरिकता, तो अगर वो त्याग देता है तो उस आधार पर हम उसको शामिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि वो भारत में रह रहा हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मतलब उसको भारत सरकार की सेवा में हो या उसमें थोड़ा कोई भी अगर उससे नागरिकता के संबंधित आवेदन करते हैं, यानी कि 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उस आधार पर हम राष्ट्र मतलब प्राकृतिक रूप पर उसको शामिल कर सकते हैं। दूसरा अगर उसका कैरेक्टर है वो अच्छा हो तो उस आधार पर कर सकते हैं। और सॉरी, या फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 12 से 14 महीने की, यानी कि 12 महीने की इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में लगा हुआ हो तो उस आधार पर हम उसको शामिल कर सकते हैं। और मतलब नॉट लेस देन 11 ईयर, मतलब 11 जो साल हैं उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, बल्कि उससे ज्यादा ही होनी चाहिए उस आधार पर। दूसरा है उसका चरित्र जो है मतलब उसका जो करेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, और उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में के मतलब जो हमारी लैंग्वेज देते हैं 8th शेड्यूल में जो हम लोगों ने 22 लैंग्वेज डाल रखी हैं उनमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए, वो भाषा आनी चाहिए, उस आधार पर दे सकते हैं। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड अलाउड, मतलब उसका किसी प्रकार से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो उस आधार पर हम उसको नागरिकता प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि क्षेत्रों के समाविष्टि, यानी कि क्षेत्रों को मिला लेने के आधार पर। अब क्षेत्र को मिलाने के मान लीजिए जैसे हम किसी कंट्री पर अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद हम लोग जीत जाते हैं और उसका कुछ एरिया हमारे पास आ जाता है और उस एरिया को हम अपने अंदर शामिल कर लेते हैं,
तो वहां पर जो वह लोग बाग रह रहेंगे, जो उस एरिया में रह रहे हैं, तो उनको हम लोग नागरिकता प्राइवेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं किसी विदेशी क्षेत्र वाला भारत का हिस्सा बनने पर भारत जो सरकार है उस क्षेत्र संबंधित किसी भी व्यक्ति विशेष को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है, और उस ऐसे व्यक्ति को मतलब तारीख से भारत के नागरिक होते हैं जिस तारीख से उसने उसको जीत लिया हो, यानी उस तारीख से उसको ले लिया हो। जैसे कि जब पांडिचेरी वाला केस था, जैसे कि एग्जाम्पल वो जो पांडिचेरी वाला केस था, जो भारत का हिस्सा बना था, तो भारत सरकार ने जो इसका नागरिकता आदेश जो था 1962 द्वारा जारी करा था, और उसमें ये जो जारी करा था वो भी कहीं ना कहीं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत करा था। जैसे कि आप लोगों को दिखाया गया था कि इसके आधार पर ही कि 1957 है और उसका 55 में 1962 वाला केस आया था, तो उस आधार पर कहते हैं कि उसमें भी संशोधन करके मतलब करने के बाद इसको जो पांडिचेरी था उसको हम लोगों ने शामिल कर लिया था, और यहाँ के जो भी लोग आ गए थे तो उनको हम लोगों ने अपने यहाँ की नागरिकता प्रोवाइड करवा दी थी। अब नागरिकता तो आप लोगों को मिल गई, ठीक है, और आप लोगों ने नागरिकता भी ले ली, और नागरिकता भी आप लोगों ने ले ली, जन्म के आधार पर ले ली, वंश के आधार पर ले ली, या फिर आपने क्या कहते हैं प्रकृति के आधार पर ले ली, प्राकृतिक रूप से आप लोगों ने ले ली, और पंजीकरण द्वारा ले ली, या फिर क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर ले ली, सब लोगों ने नागरिकता ले ली। परंतु कुछ कारण से नागरिकता ले तो ली, परंतु कुछ कारणों से वो छीनी भी जा सकती है, और 3 वेज ऐसे हैं जिसमें नागरिकता छीनी जा सकती है, यानी कि लॉस हो सकता है, यानी कि उसकी समाप्ति की जा सकती है, और उसकी समाप्ति भी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही की जा सकती है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पर की जा सकती है। सबसे पहला बात करता है कि द रेनुंशिएशन, इसके आधार पर, यानी कि स्वैच्छिक त्याग कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग रहा है तो उस आधार पर उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई पर्सन जॉब करता है और बाहर इंटरव्यू देता है और उसका सिलेक्शन बाहर विदेश में हो जाता है, और उसको परमानेंटली वहीं रहना है, यहाँ नहीं आना है, और कुछ दिन बाद उसको वहां पर परमानेंटली कर दिया तो वहां की नागरिकता मिल गई, तो उस आधार पर आपको भारत की नागरिकता है वो छोड़नी पड़ेगी। यानी कि आप कहते हो हम स्वेच्छा से अपने भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और हम बाहर विदेश में जाकर रहना चाहते हैं, तो उस आधार पर भी नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। तो उस आधार पर इसमें भी यही कहा गया है कि वही एक व्यक्ति जो अपने फुल एज यानी कि पूर्ण आयु और क्षमता का हो, उस आधार पर भारत का नागरिक नहीं कह सकता है। यदि अपनी नागरिकता को जो अपनी इच्छा से अनुसार तो छोड़ता है तो उस आधार पर भी होता है, या फिर इस तरीके की घोषणा जो की जाती है वो चाहे भारत में युद्ध में व्यस्त हो या केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण को एक तरफ रखती है, तो इस आधार पर मतलब अपने आधार पर वो जो है नागरिकता को दे सकता है। और इसमें देखिए इसमें एक कंसेप्ट आता है कि चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 18 ही मे रिज्यूम इंडियन सिटीजन, यानी कि कहते हैं कि उस व्यक्ति का भी प्रत्येक नाबालिग बच्चा जो भारतीय नागरिक नहीं रहता, यदि इस तरीके बच्चे को 18 वर्ष भारतीय होने पर वो भारतीय नागरिक बन सकता है, तो उस आधार पर यहाँ पर भी जो वो त्याग नागरिकता है वो त्याग की जा सकती है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन, यानी कि बर्खास्तगी के द्वारा, और ये बर्खास्तगी जो होती है वो जो नागरिक है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के आधार पर भारत सरकार अधिनियम नागरिकता अधिनियम भारत सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम के तहत स्वयं बर्खास्त कर दी जाती, और ये व्यवस्था तब लागू नहीं हो की सकती जब भारत जो है किसी प्रकार के युद्ध में जो है शामिल, मान लीजिए युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान या भारत चाइना का युद्ध हो रहा है और कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खत्म करना चाहे, तो उस आधार पर उसकी नागरिकता खत्म नहीं हो सकती जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट आता है वंचित करने के द्वारा, यानी कि डेप्रिवेशन के आधार पर, जैसे कि नागरिक को वंचित कर दिया, यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि इसको इस कार्य से वंचित कर दो, इसको हटा दो बिल्कुल ही, यानी कि वो कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर गिल्टी फाउंड किया जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी मिलती है तो उस आधार पर हम करते हैं। जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है फ्रॉड के आधार पर उसने नागरिकता ली हो, या फिर नागरिकता के संविधान के प्रति किसी प्रकार को अनादर दिखाया हो, या फिर शत्रु देशों के साथ किसी प्रकार से उसने कोई डील करी हो, कानून रूप से संबंध स्थापित करे हो, या अपने देश की इंफॉर्मेशन किसी को दियो हो, या फिर कहने का मतलब उसको नागरिकता के दौरान 5 वर्ष के दौरान नागरिकता हो, अगर 2 साल में जैसे 5 साल की नागरिकता है उसमें अगर 2 साल में वो जेल में रहा हो तो उस आधार पर उसकी जो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। या फिर कहते हैं कि वो नागरिकता जो सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, बिना बताए भारत से 7 वर्षों से रह रहा हो,
तो उस आधार पर भी जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उसको भी नागरिकता को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया भारत सरकार को, तो इस आधार पर भी इसको बर्खास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, सिंगल सिटीजनशिप जो है वो एकल नागरिकता जो है सिर्फ भारत के कंसेप्ट में लिखी गई है, क्योंकि भारत में ही एकल नागरिकता की बात की गई है। और ये जो एकल नागरिकता वाला कंसेप्ट है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन से लेने के आधार पर देखिए भारत का जो संविधान है वो संघीय है, जिसके अंदर आपको लोग क्या है कि कहीं ना कहीं डुअल राजनीति चलती है, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों की बात की गई है, परंतु फिर भी ये सिंगल नागरिकता प्रोवाइड करवाता है और एकल नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिकता की बात करता है। अमेरिका में इसका उलट है। अमेरिका में क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वहां का प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करता है बल्कि जिस राज्य के अंदर वो रह रहा है वहां की नागरिकता प्राप्त करता है। अब जैसे भारत की बात करते हैं कि भारत में मान लीजिए उसको एक नागरिकता मिल गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जम्मू का कोई व्यक्ति मुंबई का है और वो व्यक्ति मुंबई से किसी व्यवसाय करने के लिए आपका कर्नाटक आता है, तो ये नहीं है कि वो मुंबई वाला व्यक्ति कर्नाटक जाएगा तो वहां की भी नागरिकता प्राप्त करेगा, क्योंकि इस तरीके का कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया, परंतु ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपके अमेरिका के अंदर दिए गए हैं। तो हमारे में सिर्फ और सिर्फ भारत में एक एकल नागरिकता को दिया गया है कि एक व्यक्ति है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नागरिकता के आधार पर कहीं भी जा सकता है, बस सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, बोलने का, सम्मेलन का, संघ बनाने का सारे अधिकार उसको इस प्रकार के प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इस आधार पर चाहे वो भारत के नागरिक हो, कहीं भी जन्मा हो, कहीं भी निवास करे, समान नागरिक अधिकार प्राप्त करे, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उस भेदभाव के आधार पर जैसे कि आपको बताया है कि आर्टिकल 16 में भी ये बात कह दी गई थी, आर्टिकल 15 भी कहता था, आर्टिकल 19 भी कहता था। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जो थे उसके अंदर शामिल किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है कि जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, वो इंट्रोड्यूस करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द पैटर्न ऑफ विच फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, किस फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन को करती है। तो इसमें ब्रिटेन और कनाडा, जो इसका आंसर सी है। अगर इस आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये आपका यहाँ पर जो नागरिकता वाला चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे को अपने व्यूज़ और कमेंट्स हैं वो आप मेरे ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अगेन।